आपके चैप्टर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आखिरी टॉपिक है ये दो, ठीक है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसके बारे में आई थिंक हर इंसान को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी जुवेनाइल एज के अंदर या टीन एज के अंदर या मतलब जवानी के दिनों में इस बीमारी के बारे में या इन चीज़ों के बारे में हर बंदे को इल्म होना चाहिए, ठीक है। और ये डिजीज़ कौन कौन सी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी ये वो बीमारियां हैं जो जिनसी राब्तों से फैलती हैं, ठीक है। बात समझ आ रही? चलो हाँ जी, कौन सी डिजीज है जो कैसे फैल रही है, मुंतकिल कैसे होती है? जिनसी राब्तों से, ठीक होगा, जो सेक्सुअली तौर पे ट्रांसमिटेड होती है। किस तरह ट्रांसमिटेड होंगी? ठीक है, ओके। उसके बाद है ये बीमारियां तीन चीजों की वजह से हो सकती हैं। नंबर वन बैक्टीरिया, फिर वायरस, फिर अच्छा, पैरासाइट को पता है आपको क्या होता है? जो मेजबान से जगह और खुराक हासिल करते हैं और बदले में नुकसान पहुंचाते हैं, बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, जोंक आपने देखी होगी या आपने सर में पढ़ने वाली लाइसिस को देखा होगा। जुमे जो होती है ना, वो जगह भी हमसे ले रही है, खुराक भी हमारी। फिर बड़ी आंत जो है, ठीक है, बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर मौजूद रहने वाले बैक्टीरिया। पैरासाइट की वैसे दो टाइप्स होती हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं और एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। जो अंदर है बॉडी के उन्हें एंडो कहते हैं, जो बाहरली साइड में उन्हें एक्टो बोला जाता है, एंडो एक्टो। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपने इसमें ये देखना है जेनिटल ऑर्गन्स। क्या चीज है जी? जेनिटल। अब जेनिटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। जिन जो भी मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव हिस्से होते हैं उन्हें जेनिटल ऑर्गन्स कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? लाइक मेल्स में पीनस है और फीमेल्स के अंदर वजाइना का कांसेप्ट हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन्स, यूरिनरी ऑर्गन्स और ओवरी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मुतासर करते हैं। कितनी चीजों को इफेक्ट करते हैं? जेनिटल ऑर्गन को एक, उसके बाद यूरिनरी ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव अच्छा, तीन चीजों को ये ओवरऑल इफेक्ट करते हैं। कौन बोला? बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। एग्जाम्पल इसकी किस तरह ये ट्रांसमिट होते हैं? जिनसी राब्ते से, ठीक, और नजायज जिनसी राब्ते से, ये भी याद रखना आपने। इसकी आम जो मिसालें हैं, इन्हें हम इन बीमारियों का दूसरा नाम है एसटीडी। क्या बीमारियों को नाम देते हैं? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। एसटीडी में एचआईवी पहली एग्जांपल क्या है? एचआईवी, ठीक है। एचआईवी कहते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इसे नाम देते हैं। फिर इसकी एक दूसरी एग्जांपल है सफाइलस। क्या है? सफाइलस, उन्होंने इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा हुआ है ये, ठीक है, सफाइलस। फिर उसके बाद है हर्पिस। क्या है? हर्पिस डिजीज है, ठीक हो गया, वगैरह शामिल है। कितनी बीमारियां ओवरऑल शामिल है इसमें? एचआईवी, ठीक है, फिर सिफाइलस और फिर हर्पिस। ये किन इसी इन्हीं चीजों की वजह से ये ट्रांसफर हो रही होती है, ये सबब बनती है। बहुत सी एसटीडी का गैर अलामती हो सकती है। ये वो बीमारियां जिनकी अलामतें हमारी जिस्म में होती हैं, जिनकी अलामतें शो हो जाती हैं। अल्लाह ना करे किसी को ये मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, बट इनकी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका कोई सिम्टम्स नहीं होती, जिनकी कोई सिम्टम्स नहीं होती, ठीक है। यानी अफराद अलामत जाहिर किए बगैर इन्फेक्शन को अपने अंदर
रख सकते हैं, वो कोई इन्फेक्शन, कोई अलामत ही नहीं शो होती। इसकी एग्जांपल क्या होती है, अगर एसटीडीज का इलाज ना किया जाए, अगर ऐसी बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो सेहत की संगीन पेचीदगियों का बायस बन सकती है और यहाँ तक कि इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, जैसे कि भांजपन और ऑर्गन का बेकार हो जाना। कितनी है जिनका जो मतलब, अगर ये थी अलामती, ऐसी है ना। अब गैर अलामती में सबसे पहली चीज है भांजपन, ठीक हो गया। इनकी अलामतें नहीं होती, इनकी ये मतलब जो एसटीडीज जिनके अंदर कोई अलामत शो नहीं ना हो रही होती, उसमें जो फीमेल्स होती है वो भांज हो जाती हैं। दे कांट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, वो नए आगे क्या कह लें कि औलाद को कंटिन्यू कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। भांजपन के अलावा एक और यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑर्गन्स का विकार हो जाना, ऑर्गन का बेकार हो जाना, ऑर्गन टोटली अपनी वर्किंग छोड़ देता है, क्योंकि सिर्फ एक हिस्से को नहीं, तीन हिस्सों को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। या तो यूरिनरी ऑर्गन्स, और यूरिनरी ऑर्गन में क्या क्या चीजें शामिल हैं, गुर्दे शामिल है ना, हमने यूरिनरी सारा सिस्टम पढ़ा था, गुर्दे, गुर्दों के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा, ये चार हिस्सों में इफेक्ट कर सकते हैं। या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी चीजों को हमने पढ़ा, किसी एक चीज पे इफेक्ट कर सकते हैं और जेनिटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसकी एक और एग्जांपल है कि कोई दूसरी जगह पे इन्फेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारा सेटअप होता है एसटीडी की वजह से, किसकी वजह से, एसटीडी की वजह से। अब यहाँ पर हमने एक और चीज है इस टॉपिक का, अच्छा से टॉपिक है, इसका नाम एड्स है। क्या है, एड्स। एड्स की अगर फुल फॉर्म हम देखें तो वो है एक्वायर्ड, क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक हो गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में एड्स भी कहते हैं। और इसकी जो इसमें जो कंडीशन हैं, ये तकरीबन अगर किसी इंसान को हो जाए तो समझ लो उसकी कंफर्म डेथ है, उसकी कंफर्म डेथ है, ये इतनी खतरनाक डिजीज होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पहली चीज आपने याद रखनी है कि ये संगीन और जिंदगी के लिए खतरनाक बीमारी है। क्या है ये, संगीन है यानी जुर्म है और खतरनाक बीमारी है ये। क्योंकि खतरनाक इस सेंस में है कि इसका इलाज ही नहीं अभी तक, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है अभी तक, इसका इलाज भी नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी नहीं। क्लियर, नहीं समझ आई होगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि ये संगीन जुर्म है ये, ठीक है। और इसका जिम्मेदार इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है। उसी वायरस को भी हमने डिस्कस किया, उसका उस वायरस का नाम क्या था, HIV। क्या था जी, वी। इसे बोला गया है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एग्जैक्टली। ठीक है। HIV जिस्म के मुदाफती सिस्टम पर हमला करता है। इसका पहला काम क्या होता है जी, पहला काम होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करना, इम्यून सिस्टम को खराब करना। इम्यून सिस्टम को खराब करने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियों के खिलाफ या जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है उसे खत्म कर देती है उसे। अब आप खुद सोचो कि एक जिस्म के अंदर जो जरासीमों के खिलाफ लड़ने वाली टीम ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, छोटी से छोटी चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देगी, छोटी से छोटी चीज में हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद इसका अगला काम है, ये मुतासर होने वाले इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन और कुछ कैंसर से नहीं लड़ पाता, ठीक है। यानी ये क्या कह लो कि मुतासरा
इम्यून सिस्टम से और कैंसर से नहीं लड़ पाता। यानी अगर कैंसर हो गया ना तो तब भी ये मतलब उनके साथ कोई खलल नहीं करे, क्योंकि कैंसर से भी मौत होनी है और इससे भी मौत ही होनी होती है, तो इसीलिए ये उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता। ठीक है, अगली बात, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती है। इसकी वजूहात इसकी क्या हो सकती है, ये आपने देखना है जी कि इसकी रीजन क्या है, क्यों ये एड्स हो जाती है। सबसे पहली इसकी वजूहात है बुनियादी तौर पर जिनसी राबता। क्या है? जिनसी राबता। और आई थिंक गैर मुनासिब जिनसी रास्ता, इसके लिए राबता जो है ये लफ्ज बेहतर है। गैर मुनासिब, देखो इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। बेशक आप सारी गर्ल्स एंड बॉयज आर सिटेड कंबाइंड, बट अगर एक पर्सन का एक फीमेल से ज्यादा के साथ ताल्लुक है और उनमें जिनसी राब्ता हो रहा है, यानी उनके अंदर सेक्सुअली कांटेक्ट हो रहा है, तो फिर डेफिशिएंस 100% चांसेस होंगे कि एड्स हो जाए। क्या हो जाए? एड्स हो जाए। क्लियर है? नहीं समझे? ठीक है, इसी इसी वजह से आपने देखा दीनों के अंदर जितने भी दीन हैं उन सब में निकाह को प्रेफर दी गई है कि इंसान निकाह करे। ठीक है, इसी बीमारी से बचने के लिए, इन बीमारियों से अवॉइड करने के लिए। दूसरी इसकी वजूहात है आलूदा इंजेक्शन। दूसरी वजूहात कौन सी हो सकती है? आपने देखा होगा हर डॉक्टर जो होते हैं जितने भी, आलूदा इंजेक्शन यही होते हैं कि एक इंजेक्शन एक इंसान को लगा के दूसरे को लगा दो, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से, इन्हें आलूदा इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, नॉन अनकंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो होती है ना, मतलब एक ही इंसान के लिए वो यूज की जाए, बार बार हर किसी के लिए यूज ना की जाए। अगली वजूहत है इसकी सुइयां, सुइयों का इस्तेमाल। किसका जी? आपको पता है सुइयां, वही बार बार जो भी हमने बात की। उससे अगली वजूहत है जी मुतासरा खून की मुंतकिली। क्या है? क्या मतलब है इस बात का? यस, बीमारी वाला जिसमें पहले से एड्स है वही आप किसी और को लगा दो। ठीक है, उसमें HIV वायरस नजर आ रहा है, आपने वही खून किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो उस इंसान के अंदर भी एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद एक और इसकी वजूहत है यहाँ पर, पैदाइश या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक मुतासरा मां से उसके बच्चे को फैलता है। कि जब पैदाइश होगी, पैदाइश के दौरान हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं जब माएँ दूध पिला रही होती है, अगर फर्ज कर लो उस माँ को वो बीमारी है, HIV की कमी है या एड्स का इशू है, तो दूध पिलाते दौरान क्या होता है कि वो बीमारी बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी। किस में ट्रांसफर हो जाएगी? बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी। वजूहात के बाद अब इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात ये हैं, बुखार होना। पहली अलामत क्या है? बुखार हो जाना, फिर थकावट का हो जाना, फिर आगे क्या है? सूजे हुए लंफ नोड्स, सूजे हुए सूजे हुए लंफ नोड्स हो सकते हैं इसके अंदर। जिल्द पर सुर्ख धब्बे। अगली वजूहत क्या, अलामत क्या हो सकती है? जिल्द पर, फिर खारिश वाले दाने, और फिर जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो मुतासरा शख्स में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, उसमें इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, इन्फेक्शन रुकता नहीं है। फिर वजन में कमी। अगली वजूहत क्या है जी? वजन में कमी आ सकती है, और दायमी, यानी ऐसा दायमी डायरिया को पता है आपको? दायमी डायरिया होता है मतलब लॉन्ग टर्म पेचेस का लग जाना, यानी लूज मोशन हो जाना, वो स्टमक इस काबल नहीं रह पाता कि प्रॉपरली उस खुराक को हजम कर सके या कुछ इस तरह, तो वो काफी दिनों तक, या जब तक वो जिंदा रहता है उस बेचारे के साथ इसी तरह की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे डायरिया हो जाता है। फिर अगली वजह क्या है? नमोनिया और मखसूस कैंसर हो सकता है। ये नहीं
मखसूस कैंसर का मतलब है कि हमारे उन्हीं हिस्सों पर कैंसर आ जाएगा, उन्हीं जिस्म के हिस्सों पर कैंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव हिस्से हो सकते हैं या दीगर जितने भी हिस्से हैं उन पे जो इन्वॉल्व होते हैं इस चीज के अंदर, ठीक हो गया जी। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहली बात, पहली लाइन देखो तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इलाज इसका इलाज है ही नहीं, इसका इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं। लेकिन फिर भी एंटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल एक चीज है, एंटी रेट्रो वायरल थेरापी, यानी वायरस के खिलाफ। जो ये जो रेट्रो वायरस होता है ना, याद रखना, हमने पढ़ा था ना पीछे कि वायरस की वजह से ये बीमारी हो रही, तो वायरस कौन सा है? रेट्रो वायरस। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस की वजह से ही ये बीमारी हो सकती है। तो इसका एक एक ऑप्शनल इलाज ये है कि आप उस इंसान को एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी दो, यानी वो वायरस को मार दे, वायरस को मार दे, ठीक है। उसके बाद है वायरस को कंट्रोल कर सकती है। इस थेरेपी के जरिए क्या काम किया जा सकता है? वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा अच्छा काम है। फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकती है। दूसरा काम ये है कि इम्यून सिस्टम को क्या करेगी जी? इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है, और मरीजों को ज्यादा लंबी सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मदद दे सकती है। लंबी भी होगी, सेहतमंद भी होगी, और मरीज अपनी जिंदगी में सरवाइव भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सबको ये एड्स का टॉपिक, कौन सा टॉपिक जी? एड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई सवाल आप में से किसी को हो तो मुझसे पूछ लेना।